वेलकम टू सीजी शिक्षा मैटिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम लोग 12 चैप्टर वृत्त तक एवं स्पर्श रेखाएं के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक देखे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ते हैं। दो वृत्त है जिनकी केंद्र O और C है तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये आप लोग आकृतिक बेस से हमारे पास ये चीज दिया गया। यदि OC का लंब संद्विभाजक बड़े वृत्त को यार B पर मिलता है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से AB की क्या करनी है, हमको लंबाई ज्ञात करनी है भाई। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ठीक, तो चलिए हमारे पास ये चीज दिया गया। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वृत्त का जो त्रिज्यक बेस होता है ये केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। क्लियर, ये आपका जो गोल घेराव है सर्कमफ्रेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि आपका किसके बेस पे होता है, तो 2πr के बेस पे होता है, त्रिज्या r के बेस होता है, केंद्र O के बेस पे होता है, जीवा को C के बेस पे हम लोग डिनोट करते हैं, और व्यास होता है 2r के बेस होता है जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो एक आप लोगों का 2πr के बेसिस पे है, एक r के बेसिस पे, एक C के बेसिस पे, एक O के बेसिस पे है, एक 2r के बेसिस पे है। तो ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो परिधि के बेस पे हमारे पास 2πr के बेसिस पे होता है, व्यास के बेसिस पे होता है, जीवा के बेसिस पे होता है, त्रिज्या के बेसिस पे होता है। तो ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। जैसे जीवा के माध्यम से आप लोग किसी भी चीज को, परिधि के माध्यम से जीवा को आप लोग ज्ञात करते हैं, उसी के माध्यम से केंद्र के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या बोल रहा है उस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या क्या कंटेंट के बेस होता है, दिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O तथा C है, जिनका केंद्र O तथा C है, O तथा C है। ठीक है, इस चीज़ को मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, O तथा क्या है, C के बेसिस पे है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ से लिख देता हूँ। देखिए ये इस कंटेंट के हिसाब से है, ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ से आप लोगों का, ये आप लोगों के बेसिस पे है, इस तरीके से है। ठीक है, अब इस चीज का नाम डिनोट कर लेते हैं, ये O है। यहाँ पर एक और वृत्त है, छोटा सा वृत्त है, यहाँ पर छोटा सा वृत्त है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम है C, ये P है। ठीक है, और ये आप लोगों का B के बेस पे है, ये आपका A के बेस पे है। ठीक है, इस चीज को हम लोग मान लेते हैं L के बेसिस पे। क्लियर, चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए, अब माना कि दो वृत्त है जिनका केंद्र O है तथा इसका केंद्र क्या है, C है। जिनका केंद्र O तथा दूसरे वृत्त का केंद्र C है, तथा दूसरे वृत्त का केंद्र तथा दूसरे वृत्त का केंद्र C है। माना कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O तथा दूसरे वृत्त का केंद्र C है। माना कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O तथा दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है, C है। तब हम जानते हैं कि वृत्त से खींची गई सभी त्रिज्याएं, वृत्त से खींची गई सभी स्पर्श रेखाएं की त्रिज्याएं, सभी स्पर्श रेखाएं की त्रिज्याएं
की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। माना कि दो वृत्त है जिनका केंद्र O तथा दूसरे वृत्त का केंद्र C है, तब हम जानते हैं कि वृत्त से खींची गई सभी स्पर्श रेखाएं की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए यहाँ OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम लोग OP की बात करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग किसकी बात करते हैं भाई, OP की बात करते हैं, यहाँ से OP की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से CP की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये आप लोगों का 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आप लोगों का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। इसलिए अगर हमको यहाँ से OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा OL हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, LC हो जाएगा, प्लस OP हो जाएगा। ठीक है, तो OP का वैल्यू कितना दिया गया, 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा OL और LC बराबर होगा, चूँकि OL बराबर क्या हो जाएगा, LC, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, LC प्लस LC हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया गया है, OL, LO और CP दिया गया है। CP का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे 13 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2LC हो जाएगा। 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, इक्वल टू 2LC। इसलिए LC का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा। ठीक है, LC के बेस का जो हमारे पास जो वैल्यू है ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए 5 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे कि हमारे पास दो वृत्त के, ये पहला आप लोगों का केंद्र ये है और दूसरा का केंद्र ये आप लोगों का C के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि दो वृत्त जिनका केंद्र होता था C के माध्यम से हम लोगों के पास बताए गए। जिस तरीके से हम त्रिज्या के बेस पे देखते हैं उसी कंटेंट में हम लोग यहाँ पर इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। दो वृत्त जिनका केंद्र O तथा C है तथा त्रिज्याएँ क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि OC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A और B पर मिलता है तो AB की लंबाई ज्ञात करनी। हमको किसकी लंबाई ज्ञात करनी, OB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए, चूंकि यहाँ पर हम लोग तो जान गए कि चूंकि OL इक्वल टू क्या है, LC है, ये तो हमको पता चल गया। और यहाँ पर AB पर लंब समद्विभाजक कौन है, AB पर OL। ठीक है, OL लंब है AB पर। ठीक है, या AB पर लंबा है, OL के बेस पे हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज OAL में, इसलिए समकोण त्रिभुज OLA में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। अगर आपको यहाँ से लंब का वर्ग निकालना रहेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से आधार का वर्ग निकालना रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग के बेस से हो जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों का एक आधार के बेसिस पे हो जाएगा और एक किसके बेसिस पे हो जाएगा, लंब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये तीनों है। देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड के बेस पे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग के बेसिस पे हमारे पास होता है। तो दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O और C है तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि OC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A और B पर मिलाता है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ माने हैं, माना कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O तथा दूसरे वृत्त का केंद्र C है, तब हम पाते हैं कि या हम जानते हैं
हैं कि वृत्त से खींची गई सभी स्पर्शक रेखाएं की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ओपी इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, सीपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपी इक्वल टू ओ एल प्लस एल सी प्लस सीपी के बेस हो जाएगा। चूंकि ओ एल इक्वल टू एल सी है इसलिए 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल सी प्लस एल सी हो जाएगी, क्योंकि ओ एल के बराबर क्या है, एल सी है, इसलिए 2 एल सी इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि ओ एल के बेस पे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एल का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ओ एल का स्क्वायर। तो ओ एल और एल सी दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा एल का स्क्वायर, चूंकि ओ एल इक्वल टू क्या है, एल सी है। अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से कर्णक वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो उसी प्रकार समकोण त्रिभुज ओ ए एल में कर्ण ये है, क्योंकि समकोण का सामने वाला कर्ण होता है, कर्णक वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल सी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए एल का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर ओपी किसके बराबर हो जाएगा भाई, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग ये दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, तो दोनों कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा। तो ओपी का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू एल सी का वैल्यू कितना है 5 निकाले हैं, 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए एल का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एल का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू हो जाएगा ए एल का स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस करते हैं भाई, 169 में 25 जाएगा आपका, 169 में कितना जाएगा 25 जाएगा, तो 144 बचेगा इक्वल टू हो जाएगा ए एल का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एल का ए एल स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल, तो 12 होता है। ए एल का वैल्यू कितना आ गया 12। अब हमको क्या निकालना है, ए एल का वैल्यू 12 आ गया है, तो यहाँ से हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एल हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा इक्वल टू 12 टू जा 20 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई। माना कि दो वृत्त है जिनका केंद्र O है तथा दूसरे वृत्त का केंद्र C है, तब हम जानते हैं कि वृत्त से खींची गई सभी स्पर्श रेखाएं की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। OP इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, CP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर OP इक्वल टू OL प्लस LC प्लस CP के बेस हो जाएगा 13 इक्वल टू LC प्लस 3 के बेस हो जाएगा 13 माइनस 3 इक्वल टू LC टू 10 इक्वल टू 2LC के बेसिस हो जाएगा। चूंकि OL इक्वल टू LC के बेस हो जाएगा, तो OL लंब है AB पर, तो समकोण त्रिभुज OLA में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू LC का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। चूंकि OL इक्वल टू LC हो जाएगा, इसलिए OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा LC का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर हो जाएगा। 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू AL हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। 169 माइनस 25 इक्वल टू AL का स्क्वायर हो जाएगा। 144 इक्वल टू हो जाएगा AL का स्क्वायर, और AL इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 144 हो जाएगा। AL इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू AL के बेस हो जाएगा 12 टू हो जाएगा आप लोगों का 20 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। आकृति के बेस पे हमारे पास ये चीज दिया गया 43 के माध्यम से भाई, आकृति के माध्यम से हमारे पास ये चीज दिया गया 43 के माध्यम से हमारे पास ये चीज दिया गया। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं। इतने में तो आप लोगों को ये त्रिज्या क्या होती है ये समझ में आ गएगा, वृत्त का व्यास क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, जीवा क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, परिधि क्या होती है, लघु चाप क्या होती है, दीर्घ चाप क्या होती है, लघु वृत्तखंड क्या होती है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होती है। क्योंकि बेसिकली आप लोगों को अगर ये बेसिक चीज नहीं पता है, अगर त्रिज्या क्या होती है, अगर व्यास क्या होता है, वृत्त क्या है, और यहाँ पर चाप की दृष्टि से भी हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है,
जीवा क्या होता है ये अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप लोगों को लघु वृत्त और लघु वृत्त नहीं पता है, दीर्घ वृत्त नहीं पता है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए जितने भी बेसिक चीज़ हैं ये बेसिक चीज़ को जान लीजिए। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो त्रिज्या जो कि हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर के बेसिस पे दर्शाते हैं। व्यास को हम लोग डी के बेस पे देखते हैं जो कि 2r के बेसिस पे रहता है। वृत्त को तो आप लोग केंद्र के माध्यम से ओ के माध्यम से दर्शाते हैं। मान लेते हो आप, माना कि वो एक वृत्त के केंद्र है। क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग वृत्त का बोलते हैं तो पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। परिधि में 2 पाई आर होता है। जीवा को सी के माध्यम से, लघु वृत्त दीर्घ वृत्त को आप लोग अपने हिसाब से नामकरण डिनोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस में हमारे पास ये चीज़ दिए गए। आकृति 43 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी 2 समान दिया गया है। ए डी 2 समान दिया गया है। केंद्र में एक वृत्त में ए बी और सी डी 2 समान जीवाएं बिंदु ई पर समकोण पर मिलती है। यदि पी और क्यू जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी ई क्यू एक वर्ग है। ओ पी क्यू ई एक वर्ग है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सिद्ध करते हैं भाई। इस चीज़ को सिद्ध करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के हिसाब से। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है। अब माना कि वृत्त का केंद्र ओ है। माना कि वृत्त का केंद्र ओ है तथा ए बी और सी डी 2 उनकी जीवाएं हैं। ए बी तथा सी डी 2 उनकी जीवाएं हैं। माना कि वृत्त का केंद्र है तथा ए बी और सी डी 2 उनकी जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र पर 2 जीवाएं हैं तो यहाँ पर ए बी और सी डी 2 उनकी जीवाएं हैं। ठीक है, और जहाँ पर 2 जीवाएं मिलती है, जहाँ पर दो जीवाएं मिलती है वह बिंदु ई है। वह बिंदु क्या है? ई है। वह बिंदु ई है। एकदम नॉर्मल भाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल के बेस पे हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है। देखिए, अगर इस एंगल की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एंगल के बेस पे हमारे पास ये चीज़ बनेगा। यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये ई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, दोनों का केंद्र ओ से ई पर एक केंद्र ओ और ई को मिलाया। ठीक है, केंद्र ओ से ई को मिलाया। केंद्र ओ से ई को लंबार्धक के बेस पे मिलाया, लंब के आधार पे। केंद्र ओ से ई को लंब के आधार से दोनों बिंदुओं को मिलाया। दोनों बिंदुओं को मिलाया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तब यहाँ पर 2 त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज ओ पी ई में पहला त्रिभुज ओ पी ई व त्रिभुज ओ क्यू ई में यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आते हैं, ये दोनों चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास कौन कौन से चीज़ आते हैं, दोनों चीज़ को हम लोग देखते हैं। जिस तरीके से त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, जैसे कि त्रिभुज के बेस से हमारे पास इस तरीके से रहता है। त्रिभुज के बेस से हमारे पास इस तरीके से रहता है। ये इस तरीके से पारधक के बेस हम लोग इस तरीके से खींचते हैं। ये आप लोगों का केंद्र के बेस पे होता है। केंद्र के बेस पे होता है। माध्यिका के बेस पे हमारे पास ये जो मीडियन के बेस पे होता है आप लोगों का, शीर्ष लंब के बेस पे हमारे पास जो होता है
ये ए के माध्यम से, बी के माध्यम से, सी के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जानते ही हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक जब आप लोग इस चीज़ को देखते हैं कि चाहे कोई माध्यिका के बेस पे होता है, कई चीज़ें जो कि शीर्ष लंबा के बेस होता है, कोई शीर्ष लंबा के बेस होता है, कोई माध्यिका के बेस पे होता है, तो ये सारी चीज़ को भी आप लोगों को त्रिभुज की दृष्टि से जाननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का जो बेसिक प्रमेय होता है उस प्रमेय के अनुसार से ये सारी चीज़ें क्या होती है, सॉल्व होती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं, वृत्त के द्वारा जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और उसी को हम लोग त्रिज्या के स्वरूप में क्या करते हैं, मान के चलते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे कि आपके पास इस तरीके से चतुर्भुज के बेस पे है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपका शीर्षा हो गया, ये आपका जैसे कि मान लेते हैं कि ए शीर्षा हो गया, ये आपका बी शीर्षा हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी शीर्षा हो गया, ए शीर्षा, ये आपका बी शीर्षा हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी शीर्षा हो गया, और ये क्या हो गया आपका डी शीर्षा हो गया, ये आपका डी शीर्षा हो गया। ठीक है, ए बी ये सी हो गया, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी शीर्षक बेस हो जाएगा। अगर विकर्ण माध्यम से मिलाएंगे तो ये ए सी विकर्ण और ये क्या हो जाएगा, बी डी विकर्ण, ये आपको केंद्र सी के बेस पे हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसे कि त्रिभुज में एक ही विकर्ण होता है ना, त्रिभुज में अगर देखते हैं तो इस तरीके से मिलाते हैं, दो बराबर भाग में बांटता है तो एक ही विकर्ण होता है ना। अब यहाँ से आप लोग यहाँ से ये फर्स्ट त्रिभुज के बेस हो जाएगी, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा त्रिभुज के बेस। उसी प्रकार यहाँ पर एक और दो त्रिभुज के बेस यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि त्रिभुज के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 कोण होते हैं और एक विकर्ण होता है, 3 भुजा होते हैं। लेकिन चतुर्भुज की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, अगर त्रिभुज में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुज में तो क्या होता है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये तीनों शीर्ष के हिसाब से है। किसके हिसाब से है, शीर्ष के हिसाब से है। ठीक है, और अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये आपका ए सी भुजा, ये आपका बी सी भुजा और ये आपका ए बी भुजा, ए बी ए सी बी सी, तो ये आपके किसके अनुसार होते हैं, तो ये आपके भुजा के अनुसार होते हैं। और ये एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल ए, ये किसके आधार पे होते हैं, तो ये आप लोगों के कोण के आधार पे होते हैं। ये किसके आधार पे होता है, ये कोण, ये भुजा, ये शीर्ष। एक शीर्ष के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। ठीक है, एक शीर्ष के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के मुताबिक भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो एक हमारे पास किस किस के बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक शीर्ष के बेस पे होता है, एक कोण के बेस पे होता है, एक भुजा के बेस पे होता है। एक भुजा के बेस पे होता है, एक कोण के बेस पे होता है, एक शीर्ष के बेस पे होता है, एक आप लोगों के कंटेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, ए बी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किस किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ए बी के बेस पे देखते हैं तो ए बी भुजा के बेस पे आता है, बी सी भुजा के बेस पे आता है, ए सी भुजा के बेस पे आता है। अगर शीर्ष में देखते हैं तो केवल ए शीर्ष रहता है, बी शीर्ष रहता है, सी शीर्ष रहता है। अगर कोण की दृष्टि से देखते हैं तो कोण ए रहता है, कोण बी रहता है, कोण सी रहता है, कोण ए रहता है, कोण बी रहता है, कोण सी रहता है। और यहाँ पर अगर भुजा के दृष्टि से देखते हैं तो ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा रहता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के बेस होता है। कोण 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 के बेस पे होता है, जैसे कि उसमें हम लोग सर्वांग प्रमेय पढ़े थे ना, समकोण कर्ण भुजा के बेस पे हम लोग समकोण कर्ण भुजा, भुजा 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 सर्वांग समता के बेस पे हम लोग ये 3 नियम पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे, भुजा 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 के बेस पे पढ़े थे। दूसरा हम लोग भुजा कोण भुजा के बेस पे पढ़े थे। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, कोण कोण भुजा के बेस पे पढ़े थे। चौथा हमारे पास होता है समकोण कर्ण भुजा होता है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। इस आधार पे भी हमारे पास ये सारे कंटेंट बेसिक चीज़ है, इसको भी मैं क्वेश्चन के अंतराल में आप लोग बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं भाई। आगे इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बेस हम लोग देखते हैं। पहला समकोण त्रिभुज ओ पी ई में यहाँ से हम लोग देखते हैं, ओ पी ई के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल बनता है ए पी डी
पहला एंगल हमारे पास बनता है ए पी डी। ए पी डी बन रहा है, देखिए ए पी और डी के बेस से हमारे पास क्या बन रहा है, सी क्यू बी बन रहा है। सी क्यू बी, सी क्यू बी ये आप लोगों के शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण के बेसिस पे बन रहा है। और यहाँ पर ओ ई, दोनों में देखिए ओ ई इक्वल टू ओ ई, ये आप लोगों की उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ क्या है, भुजा है। और चूंकि OP बराबर O क्यों हो जाएगा, और OP बराबर क्या हो जाएगा, O क्यों, ठीक है। ये आप लोगों की वृत्त की त्रिज्याएं के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसलिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज OPE सर्वांग सम होगा त्रिभुज OQE की। और जब ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके बेस पे, दोनों भुजा और एक कोण के बेस पे बराबर है, भुजा कोण भुजा के बेस पे, भुजा कोण भुजा के बेस पे, तो यहाँ पर ये अगर बराबर है ये, तो ये हमको एक वर्ग के बेस पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और चूंकि एंगल APD पर लंब है, लंब है, APD पर लंब है आप लोगों का, ठीक है, OE, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इसलिए एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और चारों कोण भी आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, OPEQ एक वर्ग है। क्योंकि अगर लंब के बेस पे तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर ही होगी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस कंटेंट को आप अपने शब्दों के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो यह आकृति 5 के अनुसार है, जब केंद्र O वाले एक केंद्र में एक वृत्त में B और CD दो समान जीवाएं बिंदु पर समकोण मिलती है, यदि P और Q जीवा AB और CD के मध्य बिंदु, तो सीधे कीजिए OPE एक वर्ग के बेस पे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, यहाँ से अगर आप लोग इस चीज को भी तो कर सकते हो, DEB, यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो, DEB इक्वल टू, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, OPQ लिख सकते हो, OPQ लिख सकते हो, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इस दोनों के बराबर हो गए, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों बराबर, तो चारों आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर हमारे पास OPEQ एक वर्ग है, यहाँ से क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो इतने में आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज होता है, ये आप लोगों का जो सेकेंड एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ से ये सेकेंड एक्सरसाइज आप लोगों का क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आगे आएगा आप लोगों का थर्ड एक्सरसाइज, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे देखेंगे, ठीक है। इतने में आप लोगों का इस चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज थर्ड के साथ।